यस, स्टार्ट करें। विद्रोही क्या चाहते थे, पता कर लेते हैं क्या चाहते हैं। विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को आसान, फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। यानी कि अंग्रेज जो थे ये इन विद्रोहियों को एक अलग ही दृष्टि से देखते थे। ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। क्या किया जाए? आवाज़ को दबा दिया जाए। यानी विद्रोहियों को आवाज़ नहीं उठाना देना चाहते थे अंग्रेज। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटना के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूं भी विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अपने विचार का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिसकी बिना पर हम विद्रोहियों के नज़रिए को समझ सके। सिंपल सी बात है, विद्रोहियों का नज़रिया कैसा था वो ये इतिहासकार समझ नहीं पाए थे, क्योंकि वो पहले से अनपढ़ थे और जो भी पॉइंट मिले हैं सारे पॉइंट वो अंग्रेजों की तरफ से मिले, विद्रोहियों की तरफ से नहीं मिले। तो उनके मानस को समझना थोड़ा सा कठिन लगता है। 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ा। ये बात याद रखना, क्योंकि जो भी चीज़ें मतलब इतिहास में लिखी गई है, ये किताब में लिखी गई है, इस तथ्यों का संकलन किया गया है, ये अंग्रेजी दस्तावेजों की मदद से किया गया है। विद्रोहियों के बारे में कोई सकारात्मक जानकारी यहाँ से नहीं मिलती है। अगर उनमें से कोई ग्रंथ लिखता तो वो रियल बात बता पाता कि इस कारण हमने विद्रोह किया, लेकिन अनपढ़ थे ना, उस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए इतिहासकारों के पास एक ही मौका था और उसके अनुसार इन्होंने ये चीज़ें तैयार की। इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चला, लेकिन इसके बाद में ज़्यादा सुराग नहीं मिल पाए कि विद्रोही क्या चाहते थे, यानी विद्रोही क्या करना चाहते थे, ये बात पता नहीं चली। एकता की कल्पना। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों को आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम से जारी की गई थी। देख लो, यही आंसर भी कॉपी में देखने को मिला था ना कि नहीं? किस प्रकार ये मतलब अलग अलग जाति और धर्म के होते हुए भी एक थे। ये लाइन लिखी थी उस बच्चे ने। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया गया। ये लिखी थी, सेम डिटो ये लिखी थी। इसका मतलब उसने भी किताब से ही पढ़ा होगा। बहुत सारी घोषणाएं किस किस के नाम से थी बताओ? मुस्लिम राजकुमार नवाबों की तरफ से थी। उनमें से भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है, यानी कि अलग अलग धर्म के थे फिर भी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे, मिलजुल के रहते थे। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। इस धारों में अंग्रेजों से पहले हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से सारी जारी की गई जितनी भी घोषणाएं थी उसमें मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया था। मतलब ये जो आंदोलन हो रहा है ना, उसकी बात हो रही है कि किस प्रकार इन्होंने अपना समर्थन दिया अलग अलग जाति और धर्म का होते हुए भी। अब ये कुछ इन्होंने पैराग्राफ लिख रखा है जिसमें व्यापारी इनके सभी के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट, हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई सारी कोशिशें बेकार चली गई। यानी कि अंग्रेज उनको लड़ाना चाहते थे कि तू हिंदू है तू मुसलमान है, इस टेक्निक से दोनों को लड़ा रहे थे, लेकिन ये अंग्रेजों की कोशिश क्या हो गई? फेल हो गई। और आज के समय भी थोड़ा जाति वाला ज़्यादा ही चलता है, अपन भी देखते हैं, होता है कि नहीं होता है? तुम इस जात में हो, तुम इसमें हो, ये तुम्हें ऐसे बोल दिया, इन्होंने आपस में लड़ाते और वो खुद क्या लेते हैं? मजे लेते हैं। तो बिल्कुल उस समय भी ऐसे ही था, लेकिन उस समय लोग कितने अच्छे थे और सच्चे थे। धर्म अलग अलग फिर भी मिलकर रहते थे, यानी कि वो एकता उन्होंने नहीं टूटनी दी। 1857 में ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 200 साल है ना, 240 साल के आसपास ही है। 200 से भी कम होगा, हाँ 200 से भी कम है।
100 साल तो ये हो गए, 1900 से 2000 के बीच 100 साल ही हो रहे। और हाँ 150 साल के आसपास की बात है, सही है। तो इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है अपन, लेकिन ये इस तरीके की बात अपन को दिखाई देती है। नेक्स्ट, अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ क्या किया, भड़काने का काम किया। और इसके लिए कितने पैसे खर्च किए बताओ, 50,000 रुपये उस समय खर्च किए। आज के समय करोड़ों में आते हैं, किसमें, आज के समय ये करोड़ों की राशि, लेकिन फिर भी नाकाम रही। देखो लोग कितने संगठित थे, ये बात अपन को पता लग रही है। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज से संबंधित हर चीज को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, जबरदस्ती रियासतों पर कब्जा कर लेते थे और समझौते करते थे। तो ये मतलब जैसे आंदोलन शुरू हुआ तो ये क्या करने लग गए, उन चीज़ों की निंदा करने लग गए, यानी अंग्रेजों की इंसल्ट करने लग गए थे, ऐसे कह सकते हैं। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं कर सकते, वो आपस में लड़ा थे। उनका क्या नियम था, फूट डालो राज करो, इसको इससे लड़ा दो, इसको इससे लड़ा दो, अपने मस्त रहो, ऐसे ये कॉन्सेप्ट था उनका। नेक्स्ट, अगला दे रखा है इसमें, लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया गया था, यानी कि जो भी रहन सहन का जो भी है उस पर आरोप लगाते थे कि हमारी व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे, यानी कि विद्रोही जैसे पहले रहना चाहते थे वैसे ही रहना चाहते थे, यानी कि अब जो इन्होंने दुख दर्द अंग्रेजों ने दिया है उस दुख दर्द को ये क्या करना चाहते थे, भूलना चाहते थे और इनको एक बार इनका सफाया करना चाहते थे, ये उनके मनसा थी। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए। ये बात विद्रोही अच्छे से जानते थे। कौन सी बात जानते थे बताओ, क्या अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों को जाति और धर्म के आधार पर क्या करते हैं, आपस में हाँ भेदभाव करते, झगड़ा करते और इन लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। ये अंग्रेजों का मानस था, ठीक है। नेक्स्ट, इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे, यानी कि अफवाहों पे उन्होंने भरोसा कर लिया था। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए क्या करें, लड़े, और नहीं लड़ेंगे तो ये अंग्रेज अपन को कच्चा चबा के खा जाएंगे। यहाँ व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी, यानी कि अगर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे तो हम अवश्य जीतेंगे। बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया और जिनको अंग्रेजों को हिमायतों या जनक का उत्पीड़क समझा जाता। देखो इसमें ये बोल रहा है कि बहुत सारे स्थान ऐसे होते थे जहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ क्या होता, विद्रोह होता। उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता जिसको अंग्रेजों के हिमायती जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। यानी कि इन अंग्रेजों को जनता का उत्पीड़क इसीलिए समझते थे क्योंकि लोगों को ये बहुत दुख दर्द देते थे और मतलब भेदभाव बहुत करते थे और आपस में झगड़वाते थे। कई दफ़ा विद्रोही शहर के सम्राट को जानबूझकर बेइज्जत कर देते। गांव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए थे और उनके घर क्या कर दिए, तोड़ फोड़ दिए। क्योंकि यही थे बिचौलिए बीच के जो जनता को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। नेक्स्ट, विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों को खत्म करना चाहते थे, ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज़्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का आह्वान किया जाता है। अब अगला है वैकल्पिक सत्ता की तलाश, यानी कि ये जो अंग्रेजों वाली सत्ता थी ना, ये इसमें दाढ़ गल नहीं रही थी, ये मामला फिक्स बैठ नहीं रहा था। तो फिर अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि अपन मतलब अंग्रेजों का तो मामला फिर बैठ नहीं रहा था। विद्रोही ये चाहते थे कि अपन कुछ और अपन अपने खुद का प्रयास करें, अपन अपनी सत्ता अपन ही चलाएं, इनके भरोसे रहेंगे तो अपन को नया पार लगा देंगे। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया।
बेशक यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, यानी कि विद्रोही अपनी सत्ता और शासन स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अलग अलग जगह विभिन्नता होते हुए ये चीज़ चली नहीं। ठीक है, तो विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया, यानी कि ये इनको दरबार बड़ा अच्छा लगा, यानी कि राजा होता है, नियम कर देता है आराम से, अपना राज अपना राजा, बस मतलब ऐसे अपना शासन चलाना चाहते थे। विभिन्न पदों पर इन्होंने नियुक्ता की, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम इन्होंने खुद कर लिया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी कर दिए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध भी जारी रखा, मतलब इनकी एक अलग ही दुनिया बन रही थी विद्रोहियों की। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। सारे प्रयास में विद्रोही 18वीं सदी तक मुगल जगत से ही प्रेरणा लेते रहे थे, यानी कि जिस प्रकार मुगलों ने शासन किया था बिल्कुल उसी टेक्निक को ये यूज़ कर रहे थे, है ना। जिस प्रकार उन्होंने मुगल, जैसे राजा होता है, राजा पूरे अपने शासन को संभालता है, ये भी उसी प्रकार से एक्टिंग कर रहे थे कि हम इस प्रकार के शासन चलाएंगे, ये नियम बनाएंगे, वो करेंगे, ऐसे आइडिया लगा रहे थे ये विद्रोही। मतलब इनको अंग्रेज नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, ये इनके मन में था। यह जगत उन तमाम चीज़ों का प्रतीक बन गया जो उन्हें छीन चुकी थी, यानी कि वो चीज़ें इनसे उन्होंने छीन ली थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करना था। मतलब इन्होंने सबसे अपना मेन उद्देश्य क्या बनाया कि अगर हमारे राज्य पर कोई आक्रमण करता है, हमला करता है, तो उससे कैसे निपटना है। तो पहले इन्होंने जो सेना है, सेनाओं का स्ट्रक्चर अच्छा किया, ऐसे कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, किस प्रकार ये अपनी अलग सी दुनिया बना रहे हैं। अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहाँ लखनऊ दरबार और जवाबी हमले की योजनाएं बनाई गई थी और 1857 के आखिर तथा 1858 की शुरुआती महीने तक हुक्म की श्रेणियां वजूद में थी। अगला बिंदु है दमन। दमन क्या होता है? बताओ, दमन करना क्या होता है? बताओ जल्दी से, सोचो ना, दिमाग लगाओ, दिमाग चलना चाहिए। दमन क्या होता है? जैसे कोई छोटा सा पौधा उग रहा है, उस पर पेड़ रख देते हैं, क्या होता है? फिर बोलते हैं ज्यादा दादा बन रहा है, उस पौधे को क्या बोलते हैं? अब ले, अब उग के दिखा। तो वो उस छोटे पौधे के रूप में किसी व्यक्ति को समझ ले। उभरती ताकत जो होती है ना, कोई राजा जो अच्छा शासन कर रहा है, उसका दमन करना। दमन करने का मतलब क्या हो, समझ आया? उसको डाउनग्रेड करना कि भैया बैठ जा, हम तेरे से होशियार हैं, हम तेरे को निपटा देंगे, ज़्यादा होशियार बना। तो ये होती है डराना, धमकाना, उसको अपने अधीन लाने की कोशिश करना, ये होता है दमन। समझ आया? यस। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है, उनमें यह साफ साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। यानी कि ये जो एक संगठन बन रहा था विद्रोहियों का, इसको मतलब तोड़ना अंग्रेजों के लिए कोई आसान बात थी नहीं। उत्तर भारत में दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों को आसानी के लिए कई नियम कानून पारित कर दिए थे, यानी कि कई नियम बना दिए थे। क्योंकि पहले क्या मतलब अंग्रेज तो थे, उनकी सेनाओं ने विद्रोह कर दिया था, जो भी उनकी टुकड़ियाँ थी, सैनिक छावनियाँ। लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने नियम बदल दिया, ऐसे विद्रोह नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे नियम बना दिए कि कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाए। फिर इन्होंने क्या किया, मई और जून 1857 में पारित किए गए कानूनों के जरिए पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया? मार्शल लॉ। अभी आएगा इसकी डिटेल। फौजी अफसरों को यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। यानी कि जो भी विद्रोह में शामिल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि साला ये शामिल है, ऐसा लग गया, शक भी हो गया, तो उसको क्या करते हैं, ये उस पर मुकदमा चला देते और उसको सजा दे देते। ये बात याद रखना, मार्शल लॉ है ना, याद रखना, इसको स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत से। उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों को, यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों, यानी जितने भी हिंदुस्तानी थे, है ना, अगर ऐसा लग रहा है कि ये विद्रोह में शामिल है, तो क्या करते हैं, ये मुकदमा चला देते हैं और उसको सजा दे देते। नेक्स्ट, कहने का मतलब यह था कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है और यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि विद्रोह में केवल एक ही सजा हो सकती है। क्या हो सकती है? सजाए मौत।
अगर विद्रोह में भाग लिया तो भाग लेना मतलब तेरी मौत, भाग लेना मतलब क्या आ गई है, तेरी मौत आ गई है। अब ये मैप दे रखा है, इसको देख सकते हो। विद्रोह के लिए महत्वपूर्ण केंद्र इसमें बता रखे हैं। विद्रोहियों पर ब्रिटिश हमलों के मार्गों को भी दिखा रखा है, यानी किस प्रकार इन्होंने हमले किए थे। इधर लाहौर से हुआ था, इधर दमदम से हुआ था, कलकत्ता से, ठीक है, यहाँ से बनारस आगरा तक गए थे इधर, और इधर औरंगाबाद से जबलपुर, बनारस, आजमगढ़, है ना, ग्वालियर, झांसी, और लाहौर से मेरठ, दिल्ली, यहाँ तक इन्होंने मतलब इस विद्रोह का दमन किया था। पूरे भारत को ये नियंत्रित रखना चाहते थे। समझ में आया? नेक्स्ट, नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर रहे थे, विद्रोह को कुचल रहे थे, यानी कि जो विद्रोह कर रहे थे उनको पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे थे, या फिर या तो उनको समझा रहे थे भाई समझ जा, विद्रोह मत कर। टुकड़ियों से लेस, यानी कि मतलब जितने भी अंग्रेज थे ना, उनके पास टुकड़ियाँ थी, मतलब वहाँ से बाहर से टुकड़ियाँ मंगवाई थी। एक तो हिंदुस्तानी को भर्ती करते सेना में, यानी कि अपने यहाँ के उसी को सेना में भर्ती कर रहे हैं, वो विद्रोह कर सकता है ना, लेकिन बाहर से लेकर आएंगे वो थोड़ी करेगा, वो तो उनका पक्का डोगी होगा ना, पक्का पालतू होगा। यहाँ वाले विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन बाहर से जो आते हैं ना वो नहीं कर सकते। तो उन टुकड़ियों को भेजा किसके लिए, विद्रोह को कुचलने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि यहाँ वाला मामला तो पूरा सफाया हो गया है, यानी जितनी भी यहाँ की सेनाएं थी वो तो सारे विपक्ष में आ गई थी, तो इसीलिए उन्होंने बाहर से टुकड़ियाँ मंगवाई, और वो जो लोग विद्रोह कर रहे थे पहले सेना में थे, उन सभी का धीरे धीरे इन्होंने मतलब उस विद्रोह को बंद करने का काम किया, दमन करने का काम किया। नेक्स्ट, विद्रोहियों की तरफ वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबा समझते थे। उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया, एक तरफ कलकत्ता से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। अभी मैंने बताया था मैप में, पंजाब कमोबेश शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश कब शुरू हुई थी, जून 1857 में। कब शुरू हुई थी, जून 1857 में। यह मुहिम सितंबर के आखिरी में जाकर पूरी हो पाए। अब सोच लो कितना टाइम लगा, कितने महीने लगे, सोचो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने लग रहे हैं। कितने महीने, 3, लगभग 3 महीने। दोनों तरफ जमकर हमले हुए, यानी कि विद्रोही भी अंग्रेजों पे हमला कर रहे थे और अंग्रेज भी विद्रोहियों पर। दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह यह थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे, यानी कि जितने भी विद्रोही थे वो कहाँ पर आ चुके थे, दिल्ली में आ चुके थे, क्योंकि उनको राजधानी को अपने कब्जे में ही रखना था। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला क्या रहा, धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था, यानी कि वो हर एक छोटे इलाके को क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे थे जिनके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद था। उदाहरण के लिए अवध और फोर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी के विद्रोह में क्या है बताओ, शामिल है। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में, देखो अब अंग्रेजों ने नियंत्रण में चीज कब ली, देख लेना, याद रखना। इस लड़ाई को अंग्रेजों ने अपने अधीन कब किया, या ऐसे कह सकते हैं कि अपना पूरा नियंत्रण अंग्रेजों ने कब स्थापित किया, 1857 में, तो 58 में ले ली। हाँ, मार्च 1858 में। मार्च 1858 में क्या हुआ था, विद्रोह को नियंत्रण में ले लिया। हाँ, यानी कि पूरे इलाके अपने कब्जे में ले लिए थे। सैनिकों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने, लेकिन यहाँ उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग और बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए क्या किया बताओ, बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया। यस, बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया। क्या दिया, आश्वासन, कि उन्हें उनकी जागीरें हम लौटा देंगे, अब तुम हमारे पास आ जाओ, और ये विद्रोह कर रहे हैं उनको पकड़वाने में क्या करो, मदद करो, ऐसे सोच रहे थे। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदार को जमीन से भी हम भगा देंगे
और जो वफादार होंगे उनको इनाम देंगे, यानी कि उनको भी वो अपने कब्जे में करना चाहते थे दोबारा। और अपन को पता है अंग्रेज प्यार से अपने पास बुला लेते, फिर खींच के थपड़े रखते हैं, तब एहसास होता है कि साला इसके पास नहीं जाता तो अच्छा होता है ना। पहले तो लड्डू खिलाते हैं और फिर चामटे मिलते हैं, फिर चामटे मिलते हैं, जैसे उनके साथ हुआ था। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भाग कर कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। वहाँ उन्हें या तो कोई बीमारी हो गई या वो भूख से मर गए, जो लोग यहाँ से भग कर गए थे। कौन? अब जमींदारों की कैसी हालत हुई सोचो, है वो लोगों को परेशान करते थे, अब वो खुद मर गए इसी कंडीशन में। अगला है विद्रोह की छवियाँ, यानी कि विद्रोह के बारे में बात करा, विद्रोह किस प्रकार हुआ था, इसमें क्या क्या चीज़ें बता रहा है। विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह हम पता कर सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत ही कम दस्तावेज हैं। हमें पता चलता है कहाँ से चलता है, अंग्रेजों के दस्तावेज से पता चलता है। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचना और नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहास अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाई की चर्चा कर रहे थे। यानी कि विद्रोहियों के बारे में जो भी अपन को स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं वो अंग्रेजों के अनुसार दे रखे, क्योंकि इतिहासकार उन्हीं चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, यह तो है कि इस बारे में सरकारी ब्यूरो में कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासन और फौजी अपनी चिट्ठियाँ, डायरिया, आत्मकथा और सरकारी इतिहासों को अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए थे। यानी कि जो भी लोग थे वो क्या करते थे, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई कागज़ लिख रहा है या फिर कोई डायरी लिख रहा है, तो उसमें वो अपनी मन की बात लिखता है भाई। लेकिन अधिकतर विद्रोही अनपढ़ थे, ये बात अपन चाहते हैं। असंख्य मेमो और नोट्स परिस्थिति में आकलन करने के विभिन्न रिपोर्टों के जरिए हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैये को समझ सकते हैं। हाँ, हम ये जरूर समझ सकते हैं कि अंग्रेज किस प्रकार अपनी सोच को बदल बदल कर काम कर रहे थे। आज इसमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा सकता है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। यानी कि अफसर लिखते ना दस्तावेजों में सारी जानकारी रिकॉर्ड रखते हैं, तो जब वो डरते हैं विद्रोहियों से तब वो चीज़ अंकित करते, तो पता लग जाता है कि इस समय जो अफसर है वो डरे हुए हैं सारे। क्योंकि विद्रोह क्या कम होता है पूरे भारत में, पूरे भारत वाले अगर अंग्रेजों के खिलाफ हो जाए तो उसको दमन करना अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और पत्रिकाओं में भी तो इसी जानकारी छपती है ना, कई कई सरकार फेल हो जाती है तो उसकी जानकारी भी अखबार में देखने को मिलती है। तो अखबार हमारे पास एक दस्तावेज हो गया उस सरकार के बारे में जानने के लिए कि क्यों ये सरकार फेल हुई। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट, विद्रोह की जो कहानियाँ छपी उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा गया है। ये कहानियाँ जनता की भावना को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। यानी कि लोगों के दिल में ऐसी बात लाती थी कि अंग्रेजों को क्या करना है, यहाँ से भगाना है। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून, बाजार प्रिंट, ये अक्सर अपन को आज के समय देखने को मिलती है। रक्षकों का अभिनंदन, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर यह पता चलता है कि जो भी उनके रक्षक थे, यानी कि विद्रोह को कुचलने में हेल्प करते थे, उनका अंग्रेज गुणगान करते और उनकी तस्वीरें लगाते जगह जगह। जैसे 1859 में टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा इसने एक चित्र बनाया था जिसका नाम क्या था, रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत। तो ये उदाहरण बताता है कि जो अंग्रेजों की हेल्प करता है वो उनके अच्छे अच्छे पोस्टर लगाते हैं, मतलब बताते हैं देखो इसने हमारी मदद की है, तुम भी करो। चित्र दे रखा है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है ना 10.10, इसमें वही बता रहा है, यानी कि जो हेल्प कर रहे हैं अंग्रेजों की उनकी तारीफ हो रही है इसमें। नेक्स्ट, विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया। किसको इकट्ठा किया? ईसाइयों को। बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया। कौन मर गया? लॉरेंस तो गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी क्या रहा? सुरक्षित रहा। लॉरेंस को तो मार दिया विद्रोहियों ने, इसे कह सकते हैं, लेकिन रेजिडेंसी को बचा लिया गया। 25 सितंबर को जेम्स ओट्रम और हेनरी हैवलॉक वहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया, वहाँ से भगा दिया, ऐसे कह सकते हैं। ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी, यानी कि लोगों में नया उत्साह भरा। उनको बोला कि वापस हमें इस विद्रोह को क्या करना है, कुचलना है। 20 दिन के बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कोलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहाँ पे आ चुका था।
लखनऊ की बात हो रही है बेटा, याद रखना। यानी कि लखनऊ में किस प्रकार विद्रोह हुआ था, अंग्रेज किस प्रकार की रणनीति बना रहे। उन्होंने ब्रिटिश रक्षक सेना को भी घर से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरेबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता के निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। यानी कि अब ये क्या कर रहे थे, अंग्रेज धीरे धीरे सारी चीज़ें कंट्रोल में ले रहे थे। पार्कर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। कैनवस के मध्य में कैंपबेल, ओट्रम और हेवलॉक, इन तीनों ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफ़ी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंस दिखाई देता है। चित्र में अगले भाग में पड़े शव और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मार काट की गवाही देते हैं कि कितना हम खून खराबा हुआ था। जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें हैं, इस तथ्य पर जोर देती है अब ब्रिटिश सत्ता नियंत्रण बहाल हो चुका है। यानी कि सारा जो भी घटनाएं होती है वो अब नॉर्मल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति क्या दिखाना चाहती है, भरोसा दिखाना चाहती है। ये चित्र उन्होंने इसीलिए लगवाए थे। इन चित्रों से उन्हें लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है, विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुकी है। इन चित्रों की मदद से वो ये चीज़ दिखाना चाहते थे। अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा इसी के अंदर है। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता था। यानी अखबार में कुछ भी छपता ना तो लोगों में मोटिवेशन और डीमोटिवेशन बढ़ता। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती थी। यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं बात को कई तरीकों से पेश करते हैं, है ना। कभी कभी कुछ क्रांतिकारी होते हैं, वो बात को इस तरीके से पेश करते हैं, इस तरीके से चिट्ठियाँ लिखते हैं कि लोगों में देश प्रेम की भावना होती है और वो क्रांति कर बैठते हैं। और कुछ ऐसे लिखते हैं कि उनको ऐसा लगता है अब कुछ नहीं होने वाला है, विद्रोह खत्म हो गया है। तो ये सारा मीडिया का कमाल है। जैसे मान लेते हैं अपन 1 घंटा कोई मोटिवेशन का वीडियो देख रहे हो तो अब वो कर लूँगा, थोड़ी देर बाद सब खत्म। और कोई सैड सॉन्ग देख रहा है, यानी सैड चीज़ें देख रहा है, तो उसका दिमाग भी वैसे ही हो जाता है। जो जैसा देखता है वो वैसा करता है, समझ गए। यानी कि अपन मन को जो चीज़ देता है ना वो ले लेता है। कोई गम भरी चीज़ें चल रही है तो अपना मन भी वैसे हो जाता है, कोई हैप्पीनेस वाली चीज़ चल रही है तो अपन भी हैप्पीनेस हो जाते हैं। तो ट्राई करना है हैप्पीनेस वाली चीज़ में रहे। तो अंग्रेज भी क्या दिखा रहे थे कि अब नियंत्रण किसका है, हमारा है, ऐसे कह सकते हैं। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी थी। क्या कि यहाँ पे बच्चों के साथ और औरतों के साथ हिंसा हुई थी, इसलिए ब्रिटेन के जितने भी लोग थे, वहाँ जितने भी लोग थे वो क्या चाहते थे कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। वो क्या चाहते थे कि अंग्रेज क्या चाहते थे बताओ, कि ऐसे लोगों को इनको सुरक्षा प्रदान की जाए बस। नेक्स्ट, कलाकारों ने सदमे और पीड़ा और अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया है। नेक्स्ट, इसमें एक चित्र दे रखा है, देखो। जोजेफ नोएल पेंटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम ना ये नाम है इसका, ये बना रखी है। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई दे रहे हैं। ये लाचार है और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में हो। दिख रहा है ये, डरे और सहमे हुए। ये कितना अच्छा फोटो है। किसने बनाया ये? जोजेफ नोएल पेंटन ने बनाया है। तो ये उस डर को दिखा रहा है, कितने डरे हुए सारे अंग्रेज औरतें, है ना। नेक्स्ट, आगे इसमें दे रखा है, वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब हमले होते हैं, आक्रमण होते हैं, तब ऐसी स्थिति बन जाती है। इन मेमोरियम भीषण हिंसा नहीं दिखती है, लेकिन ये चित्र ये दिखा रहा है कि कितना लोगों में भय था उस समय। यह दर्शक की कल्पना को झंझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी के भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बता रखा है, विद्रोहियों को, है ना, जो विद्रोह कर रहे थे। हालांकि ये चित्र अदृश्य है, पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों के रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। कुछ अन्य चित्र भी दे रखे हैं इसमें औरतें अलग तेवर में दिखा रखी है। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना,
एक औरत दिख रही है, वीरता की मूर्ति के रूप में दिखा रखा है। मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी है, वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाना चाहती है और अपनी इज्जत की क्या कर रही है, रक्षा कर रही है। एक जगह तो एक महिला सहमी हुई है, डरी हुई है, लेकिन दूसरी जगह महिला क्या कर रही है, विद्रोह को कुचलने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है। तमाम ब्रिटिश विद्रोह की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दिखाया गया है, यानी कि विद्रोहियों की अवहेलना की गई, उनको एक गलत नजरिए से इसमें दिखा रखा है। 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवारें और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत भी क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, और धरती पर यहाँ पर एक किताब पड़ी हुई है जो किस नाम से जानते हैं अपन, बाइबल के नाम से जानते हैं। चित्र दिख रहा है ना, तीनों चित्र के बारे में इसने डिस्कस कर लिया है बेटा, याद रखना। नेक्स्ट अगला इसी में प्रतिशोध और सबक, यानी कि बदला लेना ऐसे कह सकते हैं। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सत्य का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं अखबारों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध का लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसी ही एक तस्वीर हमें न्याय की एक रूप चित्रात्मक स्त्री की छवि दिखाई देती है, मतलब विद्रोह कुचलने की बात हो रही है इसमें। ठीक है, स्त्रियों का भी एक जगह ऐसा दिखा था, स्त्री डरी हुई है, सहमी हुई है, दूसरी जगह स्त्री की बहादुरी दिखा रखी है, ऐसे कुछ चित्र दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, एक हाथ में तलवार ले रखी है, दूसरे हाथ में ढाल ले रखी है। उसकी मुद्रा आक्रामक है, यानी कि गुस्से वाली मुद्रा में वो कि आज तो इनका निपटाना है ऐसे विद्रोहियों को। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प अपन को दिखाई दे रही है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भी क्या कर रही है, भय से कांप रही है। इसके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस के असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिरोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। अब ये देखो, ये इस चित्र में क्या दिखा रखा है, जो लोग विद्रोह में मतलब शामिल होता है या फिर जो इनकी बात नहीं मानता है ना, उनको क्या करते हैं, तोप से उड़ाते हैं। क्या करते हैं, तोप से उड़ाते हैं। तो ये चीज़ दिखा रहा है इस चित्र में, बड़े से चित्र में। अगला बिंदु है दशहत का प्रदर्शन। क्या दे रखा है, दशहत का प्रदर्शन दे रखा है। नेक्स्ट, प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोही को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया, यानी कि जो विद्रोह कर रहे थे उनकी स्थिति कितनी भयानक हो गई। उन्होंने तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया या क्या कर लिया, फांसी पर लटका दिया। ये 2 काम किए विद्रोहियों के साथ। किसने किया, अंग्रेजों ने किए थे। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं में भी पहुंचाई जाती कि तुम भी विद्रोह करेंगे तो तुम्हारी भी हालत ऐसी होगी। दया के लिए कोई जगह नहीं, यानी कि मतलब दया कोई नहीं करता था, बस सीधे सीधे काम हुआ, छुट्टी। देखो दे रखा है, जब प्रतिशोध के लिए शोर मच रहा था तो ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बनकर ही रह गए थे। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उनका मजाक उड़ाया कि क्या बात कर रहा है, कुछ नहीं ऐसा। हास्यपरक व्यंग की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दिखा रखा है। देखो है ना, ये कार्टून बना रखा है, ये चीज है। नेक्स्ट आगे क्या देखा है देखते हैं। उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है, चित्र के बारे में बता रहा है। अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए हैं और दोनों से खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों को बार बार सामने आती थी। अब ये झांसी के रानी से रिलेटेड दे रखा है, इसने कैसे संघर्ष किया है, फिल्म में शायद है ना, ये बता रखा है। अगला बिंदु है राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना। क्या दे रखा है, राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना। इसमें दे रखा है 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत
दृश्य जगत बुन दिया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने का योगदान दिया। यानी कि 1857 की क्रांति एक पहल थी अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की। विद्रोह के नेता को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया गया है जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे थे, यानी कि युद्ध को बढ़ावा दे रहे थे। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित चित्रित कर रखा है। यानी कि विद्रोही को किस प्रकार देख रखा है वो अंग्रेजों के दस्तावेज बता रहे हैं, क्योंकि विद्रोही के बारे में तो हमारे पास ज़्यादा जानकारी है ही नहीं है। एक हाथ में घोड़े की रास, दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई है। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता है जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही थी। यानी कि एक वीरता की कहानी अपन को देखने को मिलती है। और इसी चीज़ों को देखकर जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उसने क्या लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और आज के समय सीरियल भी आता है, उसको अपन देखते हैं, उसमें पता लगता है इसकी शूरता की कथा। मतलब बचपन से ही किस प्रकार मतलब उसने अपने जीवन को बदल दिया था। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए हुई दिखाई दे, जैसे ये चित्र दिखा रखा ना वैसी की वैसी दिखाई देती है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे, वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टून के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ और आलोचना करती है, उनकी नकलों को खरीद कर घरों में सजाती है। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को प्रतिबिंबित नहीं करती, यानी कि उस समय के वातावरण को ही नहीं दिखाती, बल्कि ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहाँ की जनता विद्रोह को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज़ उठाती रही है। नेक्स्ट, दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद करते हैं कि हम उनको वीरता की जो जिनको जिन विद्रोहियों को अंग्रेज एक मतलब गलत वे में ले रहे थे, उसी चीज़ को अपन एक पॉजिटिव वे में ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने मतलब संघर्ष करके आज अपन को आज़ादी दिलाई है। तो उनके लिए वो चीज़ जो बेकार है वो अपने लिए क्या है, गोल्ड है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि झांसी की रानी को वो क्या मानते थे, विद्रोही मानते थे, और विद्रोही को अंग्रेजों ने किस प्रकार दिखाया ये अपन अच्छे से जानते हैं। क्लियर? तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है। क्लियर? तो जिन विद्रोहियों को अंग्रेज नीची दृष्टि से देखते वो आज हमारे लिए क्या है, आदर्श है। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी के साथ अपना लेसन समाप्त। अब जल्दी से करने लग जा रीडिंग, फिर मिल जाएगी तेरे को छुट्टी।